गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से संबंधित लेसन लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार किए हैं, जिसमें आप उतना ही लिखोगे जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रियलाइजेशन अकाउंट। तो स्टूडेंट हमने इसमें बताया कि एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ओपनड व्हेन ए फर्म अंडरगोज डिसोल्यूशन टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ एसेट्स। जब आपको एसेट सेल करनी है, लायबिलिटी की सेटलमेंट करनी है, कब करनी है? जब फर्म डिसोल्व हो रही है, कंपनी को, फर्म को बंद करने जा रहे हो आप, ठीक है, तब ये अकाउंट ओपन होता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। आपको पता है नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? जो भी खर्चे होते हैं डेबिट होते हैं, ठीक है ना। तो एक सेटलमेंट अकाउंट है, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड रिकॉर्ड द सेल ऑफ ऑल एसेट्स। इट सर्व एज ए सिस्टमेटिक वे से आप ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करते हो, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो? एसेट्स को कैश में बदलते हो और लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है और ये कब ओपन होता है? जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म को डिसोल्यूशन में जा चुकी है, उसमें आपको करते हो एसेट्स को सेल कर रहे हो और लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं। इसके की फीचर्स इसी में से निकल के आ रहे हैं। रिकॉर्ड सेल ऑफ ऑल एसेट्स एट रियलाइज्ड वैल्यू एंड डॉक्यूमेंट पेमेंट ऑफ लायबिलिटी एट सेटलमेंट वैल्यू, जिस जिस वैल्यू से आप लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो। और इसके बाद जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है एसेट्स का, वो से आप उसे डिटरमाइन करते हो कि जो भी आपने एसेट सेल की हैं, लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, उससे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिसाइड कर देते हो, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो ये था हमारा रियलाइजेशन का अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जो आज के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के में। बहुत इनमें से क्वेश्चन आपको कोई ना कोई 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आज के वीडियो के अंदर आपको। तो इसमें हमारे पास आता है रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन, दोनों में क्या डिफरेंस रह जाता है। तो इसका पर्पस क्या है? पहले हमने डिफाइन भी किया है, रिकॉर्ड द सेल ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी ड्यूरिंग डिसोल्यूशन के समय जो भी एसेट्स होती है उसको सेल किया जाता है और लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और इसमें क्या होता है? ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटी में जो चेंजेज आती हैं विदाउट एक्चुअल सेल, उसको सेल नहीं किया जाता, जो उसमें चेंजेस होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और ये टाइमिंग क्या हुआ? जब फर्म डिसॉल्व हो रही होती है तब इसे हम तैयार करते हैं। और ये कब होती है? जब कोई एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होती है, डेथ ऑफ पार्टनर है, दैट इन दैट केस रिवैल्यूएशन कैन बी प्रिपेयर, ठीक है, ड्यूरिंग फर्म्स एग्जिस्टेंस। जो फर्म तो होती है ना, इसमें तो फर्म ही बंद हो रही है। तो स्कोप क्या है? इसके अंदर सभी एसेट्स को शामिल किया जाता है, सभी लायबिलिटी को शामिल किया जाता है रियलाइजेशन के अंदर। और रिवैल्यूएशन के अंदर केवल उन्हीं एसेट्स और लायबिलिटी को शामिल किया जाएगा जिसमें जिनको हमने रिवैल्यूड कर रहे हैं अपन, ठीक है। और रियलाइजेशन के अब ट्रांसफर ऑफ बैलेंस, जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं हम। और रिवैल्यूएशन में क्या करते हैं? केवल ओल्ड पार्टनर को जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट आ गए, पर्पस, टाइमिंग, स्कोप एंड ट्रांसफर ऑफ बैलेंस। आप कोई भी 2 मार्क्स के हिसाब से 2 पॉइंट भी दे सकते हो। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। बुक के अंदर देखोगे तो बहुत बड़ा पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ पर आपको बड़ा समरी टाइप में दिया हुआ है, जितने आपको वर्ड चाहिए। तो इट्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश इन पार्ट और इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ये एक प्रोसेस होती है, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें आपके पास जो कैश है डिसोल्यूशन के समय उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है आपको इन पार्ट और इंस्टॉलमेंट में। और ये कब होता है आपको पता है? इट ऑकर्स व्हेन एसेट्स कांट बी सोल्ड साइमल्टेनियसली। आप एसेट्स को एकदम सभी इकट्ठी तो बेची नहीं जा सकती, आपको पता है। लायबिलिटी मस्ट बी पेड ग्रेजुअली एज मनी बिकम अवेलेबल। जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाएगा आप लायबिलिटी की पेमेंट करोगे। तो यही तो बात ऊपर बोली गई है कि जो भी आपको पैसा आएगा उसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो कैसे करोगे आप? फर्स्ट, पेइंग आउटसाइड लायबिलिटी, पहले आप आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, फिर डिसोल्यूशन के एक्सपेंस उसकी पेमेंट करेंगे, फिर आपके पास कोई सिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर उनकी पेमेंट करोगे, देन आप अनसिक्योर्ड लायबिलिटी की पेमेंट करोगे, फिर पार्टनर लोन की पेमेंट करोगे और फाइनली पार्टनर्स
कैपिटल की पेमेंट करोगे। तो स्टूडेंट कई बार ऑर्डर ऑफ पेमेंट भी पूछा जाता है, तब आप इसे ही लिख सकते हो। तो पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, एक प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश इन पार्ट और इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। जैसे जैसा पैसा आता रहेगा आप उनकी पेमेंट करोगे। पेमेंट कैसे करनी है अपनी लायबिलिटी की, वो ये ऑर्डर दे रखा है। तो आपको नॉर्मली पता है दिस मेथड इज नेसेसरी व्हेन बिकॉज इट इज टाइपिकली नॉट पॉसिबल टू सेल ऑल एसेट्स एंड सेटल लायबिलिटी ऑन द सेम डे। क्योंकि आपको पता है एक दिन के अंदर सारी एसेट सेल नहीं हो सकती और एक ही दिन के अंदर लायबिलिटी की पेमेंट नहीं हो सकती, इसलिए हमें पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन को अपनाना पड़ता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, आमतौर पे पूछा जाता है। इट इज एन अप्रोच यूज ड्यूरिंग पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। कहता है इसे भी आप पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के समय इस मेथड को अपनाते हैं। व्हेन एट ईच डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, हम हर एक स्टेज पे मैक्सिमम पॉसिबल मेथड को एक अप्रोच के रूप में यूज करते हैं। आमतौर पे यहाँ अज्यूम किया जाता है कि नो फर्दर लाइशन ऑफ एसेट्स। हम ये अज्यूम करते हैं कि इसके बाद कोई एसेट्स का रिलाइज नहीं होगा, कोई एसेट बिकेगी नहीं है। हमने अब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना होगा, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल लॉस। हमें एक संभावित लॉस को मेजर करना होता है और इस कैलकुलेटेड लॉस को क्या करोगे आप, पार्टनर की कैपिटल में से लेस कर दोगे। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बिफोर एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड। कि आपने अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, जो भी आपको पॉसिबल पोटेंशियल लॉस लगता है उसे आप पार्टनर की कैपिटल में से लेस कर दोगे। एंड दिस मेथड एंश्योर फिर डिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्या होता है, प्रिवेंटिंग ओवर पेमेंट ऑफ एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को ओवर पेमेंट नहीं होती इससे। और इससे क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंटेन रह जाता है थ्रू आउट द डिसोल्यूशन प्रोसेस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप मेंटेन कर पाओगे। कहने का मीनिंग क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल मेथड के अंदर एक एक अप्रोच है। हम हर एक स्टेज पे इसे आप देखते हैं कि पोटेंशियल लॉस कितना होगा। ठीक है, उस पोटेंशियल लॉस को फिर पार्टनर की कैपिटल में से आपको लेस करना है ताकि हम किसी भी पार्टनर को ओवर पेमेंट नहीं करनी है हमको। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड को अपनाया जाता है। इसके बाद कई बार आपसे पूछा जाता है गार्नर वर्सेस मूरे नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप सीए के अंदर पढ़ोगे तो इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूल क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन ए पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। पहली कंडीशन तो ये होती है कि जो भी पार्टनर है, जैसे ABC 3 पार्टनर है, ठीक है, उनमें से कोई एक पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। उस सिचुएशन में गार्नर वर्सेस मूरे नियम को अपनाते हैं ड्यूरिंग पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। द लॉस शुड बी हैंडल इन ए स्पेसिफिक 2 स्टेप प्रोसेस। इसमें लॉस को 2 तरीके से आपको हैंडल करना चाहिए। कैसे, फर्स्ट तो क्या करोगे, जब भी कोई पार्टनर, मान लो ये सी है, इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि वो अपनी पेमेंट कर नहीं पाता, जो भी उससे अपनी लेनी है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो फर्स्ट को क्या करना पड़ेगा, जो भी सोलवेंट पार्टनर होंगे, जो रिलाइजेशन का लॉस होगा उसे अपनी प्राइवेट एस्टेट से वो पेमेंट करेंगे। जैसे ए और बी हमने सोलवेंट मान लिया, ठीक है ना, ये हमने सोलवेंट मान लिया, तो जो भी रिलाइजेशन का लॉस होगा वो अपनी प्राइवेट एस्टेट से उसकी पेमेंट करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, मैंने बताया ना आपको 2 स्पेसिफिक स्टेप उठाने पड़ेंगे। पहले स्टेप में तो ये हो गया, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो भी डेफिशिएंसी होगी इंसॉल्वेंट पार्टनर, मान लो उसकी डेफिशिएंसी जितनी भी आई है, मान लो 10,000 आया, ठीक है, 10,000 रुपया उसने फर्म को देना है, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो रिमेनिंग सोल्वेंट पार्टनर क्या करेंगे, उसको कैपिटल रेशियो के अंदर बियर करेंगे बिफोर डिसोल्यूशन से पहले, इन नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं अडॉप्ट करते आप उसे, आप कैपिटल लॉस रेशियो के अंदर उसकी डेफिशिएंसी को सोल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे। तो स्टूडेंट देखो आप, गार्नर वर्सेस मूरे नियम कब लागू होता है, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है और उसका लॉस 2 वे से हम हैंडल करेंगे। रियलाइजेशन को लॉस कैसे बियर किया जाएगा, सोल्वेंट पार्टनर के द्वारा अपनी प्राइवेट एस्टेट लेके वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो भी डेफिशिएंसी होगी इंसॉल्वेंट पार्टनर की वो कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल रेशियो के अंदर वो जो सोल्वेंट पार्टनर है बियर करेंगे। हालांकि ये बात क्लियर होती है, कई बार क्या होता है क्योंकि आपने स्पेसिफिक एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है, तो इन इन दैट केस ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो स्टूडेंट आपने देखा गार्नर वर्सेस मूरे नियम कब लागू होता है, कैसे उसमें आपको उसको हैंडल करना है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड क्या है, ये आपने हर एक स्टेज पे देखना है कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना होता है, और
आपने क्या करना है, पार्टनर की कैपिटल लॉस अकाउंट में उसे लेस करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, ठीक है, ताकि किसी प्रकार की ओवर पेमेंट ना हो। और पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ, आपको मैंने ये पहले बताया कि आपकी सारी एसेट्स एक दिन में सेल नहीं होती, सारी लायबिलिटी की पेमेंट नहीं हो सकती। इन दैट केस जैसे जैसे कैश आएगा आप लायबिलिटी की पेमेंट करोगे, और पेमेंट करने का ये आपको स्पेशल ऑर्डर दे रखा है। और ये कई बार ऑर्डर का भी आपसे अलग से क्वेश्चन तब किया जाता है, क्वेश्चन बन जाता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ये भी आप शो कर सकते हो। कई बार ये छोटा क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी हो जाता है। इससे पहले हमने डिफरेंस पढ़ा और रिलेशन काउंट। तो ये थे स्टूडेंट आज के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि ये जो वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए मेहनत की जा रही है, आप इसे इग्नोर मत करना। मैं तो यही कहूँगा कि जब एग्जाम में आते हैं तो हमें ये होता है कि काश हमने ये वीडियो देखी होती, हमारे लिए अच्छा होता। थैंक यू स्टूडेंट।